नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते NCWA की बहनों, विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार नहीं करने की नीति लैंगिक पूर्वाग्रह का एक स्पष्ट मामला है और इस प्रकार असंवैधानिक है। जस्टिस S.A. धर्माधिकारी याचिकाकर्ता की ओर से दायर एक रिट याचिका का निस्तारण कर रहे थे, जो प्रतिवादी कंपनी द्वारा पारित आदेश से व्यतीत थी, जिसने उसने इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया था कि वो मृतक की एक विवाहित बेटी है। इस महीने की शुरुआत में ठाणे कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने होटल सद्गुरु के FL3 लाइसेंस, बार लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने का आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वो नाबालिग था या 18 वर्ष से कम उम्र का था जब उसने लाइसेंस प्राप्त किया था। वानखेड़े ने राज्य आबकारी आयुक्त से अपील की, जिन्होंने मौखिक रूप से आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस बीच ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन ने आबकारी विभाग के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के बीच शपथ, धोखाधड़ी और जालसाजी के बारे में झूठी जानकारी देने के लिए वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की है, जिसमें ठाणे कलेक्टर और पुलिस द्वारा 1997 में धोखाधड़ी और व्यक्तिगत विवरण की गलत बयानी के माध्यम से अपने होटल के लिए शराब लाइसेंस प्राप्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि वानखेड़े के खिलाफ राज्य के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक के व्यक्तिगत प्रतिशोध से उत्पन्न निर्देशों और राजनीतिक दबाव के अनुसार कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस मामले में CRPC की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण पोषण के दावे को स्वीकार किया है, जिसमें फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उक्त तलाक की डिक्री के खिलाफ एक अपील न्यायालय के समक्ष लंबित है और उस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने माना कि तलाक की डिक्री के बावजूद पत्नी CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट से कहा है कि वो 1 सप्ताह के भीतर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के परामर्श से कोविड-19 संबंधित टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल के संग्रह के लिए आवश्यक मानकों को प्रकाशित करे। न्यायमूर्ति नज़मी वजीरी ने ये भी कहा कि ICMR अपनी वेबसाइट पर इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कोविड से संबंधित टेस्ट करने के लिए कितना ब्लड सैंपल एकत्र करने की अनुमति है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को भंडारकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस उडुपी के 2 डिग्री कॉलेज के छात्रों को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने हेडस्कार्फ हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के लिए कॉलेज को निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति कृष्ण S. दीक्षित की एकल पीठ ने भंडारकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस उडुपी के 2 छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी, भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के आवास के मुख्य द्वार पर 2 CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने ये निर्देश अधिकारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विफल रही है। सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का फायदा उठाकर कुछ अन्य लोग लगातार उनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहर के कालकाजी और CR पार्क पुलिस थाना क्षेत्रों में मानव रहित पुलिस बैरिकेड्स लगाने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने अपने आयुक्त के माध्यम से गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, पुलिस आयुक्त और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से जवाब मांगा।
दिल्ली प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन का अध्यक्ष होने का दावा करने वाले ओम प्रकाश गोयल ने पिछले साल दिसंबर में इस मुद्दे पर एक पत्र लिखा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए मामला एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सिविल कोर्ट से वाणिज्यिक न्यायालय कमर्शियल कोर्ट में एक मुकदमा स्थानांतरित किया, क्योंकि सूट में विषय संपत्ति का उपयोग इसके विघटन से पहले विशेष रूप से एक साझेदारी फर्म द्वारा व्यापार या वाणिज्य के लिए किया गया था। पूरा मामला याचिकाकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत वरिष्ठ सिविल जज की अदालत से मुकदमा वापस लेने और ट्रायल और निपटान के लिए वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। याचिकाकर्ता का मामला ये था कि साझेदारी फर्म के विघटन डीड के आधार पर उसने चल और अचल संपत्तियों से युक्त सूट, अनुसूची संपत्ति के विभाजन और अलग कब्जे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। ये कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने अनजाने में और गलती से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया, जबकि मुकदमे में उठाया गया विवाद वाणिज्यिक विवाद है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।